हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इपिक स्टडी चैनल पे। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर अपन राजस्थान जो हिस्ट्री कला संस्कृति से संबंधित जो भी 2008 से लेकर 2021 तक क्वेश्चन बने हैं आरएस मेंस के अंदर, उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। 15 वर्ड, 50 वर्ड और 100 वर्ड के जो भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। और जो भी भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे भी आरएस से संबंधित जिस प्रकार की जो आपको अपडेट चाहिए आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेगी। और राजस्थान की जो अन्य एग्जाम है उसकी सामग्री भी हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। सबसे पहले अपन 2008 की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन था 15 वर्ड के अंदर राजदारी जो ख्याल है उसके बारे में बताना है कि जो ये ख्याल है इसका तात्पर्य होता है रासलीला। और ये श्री कृष्ण के जो लीलाओं पर आधारित एक लोक नाट्य हैं। प्रमुख रूप से ये भरतपुर और करौली के अंदर प्रमुख रूप से ये है प्रचलित ख्याल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गीदड़ नृत्य जो कि कहाँ का फेमस है, शेखावाटी अंचल का। और चूरू, झुंझुनू, सुजानगढ़ ये प्रमुख क्षेत्रों में आयोजित होता है। मुख्यतः होली के अवसर पर होता है और ओनली पुरुष इसमें भाग लेते हैं दोस्तों। तो एक इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इसमें पूछा जाता है कि अक्सर कौन से क्षेत्र के अंदर कौन से नृत्य के अंदर पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं या पुरुष भाग लेते हैं। तो इसके गीदड़ नृत्य के अंदर पुरुष भाग लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बड़ी पल्ला जो कि राजस्थान के जो पश्चिमी राजस्थान है उसके अंदर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है उसके अंदर प्रमुख रूप से जो वध पक्ष है उसके लिए मेहंदी वस्त्र और आभूषण खरीदे जाते हैं वर पक्ष के द्वारा। उसे बड़ी पल्ला कहते हैं। इससे वस्त्र के लिए तथा और बड़ी पल्ला अन्य सामग्री को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला अपना जो आंसर होगा 2010 के जो क्वेश्चन आए थे उनको देखिए। थेवा कला से संबंधित दोस्तों हर बार जो भी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो अधिकतर रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना अपन के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी पैटर्न पे अगले जो क्वेश्चन है उनको बनाया जाता है और रिपीट भी होते हैं कई क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना थेवा कला। तो थेवा कला के बारे में ये सावंत सिंह के समय के प्रमुख कला है और ये कांच व सोने के सूक्ष्म अंकों पर चित्रांकन किया जाता है इसके लिए रंगीन जो बेल्जियम का कांच है उसका उपयोग किया जाता है। प्रतापगढ़ के जो गिरीश कुमार है उसके लिए उनको उत्कृष्ट थेवा कला के लिए पुरस्कार भी मिला है। ये दोस्तों इस प्रकार से देखिए बेल्जियम के जो कांच होता है उस पर होती है ये, जैसे हिरण वगैरह ये प्रमुख रूप से निकासी की जाती है, कांच के ऊपर की जाने वाली है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मोचरंग जो कि एक छोटा वाद्य यंत्र है लोहे का। इसके जो होठों के बीच में रखकर बजाया जाने वाला प्रमुख है। पश्चिमी राजस्थान में ये अधिक प्रचलित है। लंगा जाति होती है उसके द्वारा ये ना सारंगी, संतरा और संगत में सतारा के संगत में रूप में बजाया जाता है, युग्म के रूप में दोस्तों मोचरंग जो कि एक लोहे का बना छोटा वाद्य यंत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नौचौकी जो कि कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, इसके बारे में बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन आया है। तो राजस्थान में स्थित यह है, इसके जो निर्माता है राज सिंह है। संस्कृत भाषा में राजसमंद जिले के जो किनारे 25 शिलालेखों पर राज प्रशस्ति लिखी गई है, इसे नौचौकी कहा जाता है। मेवाड़ का जो इतिहास के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। और ये दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति लिखी हुई है नौचौकी के पाल के ऊपर। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों ये हर बार वन डे एग्ज़ाम में और जो एग्ज़ाम होती है उनके अंदर हर बार पूछा जाता है। ये दोस्तों इसकी पिक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कालीबाई जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थी उसके बारे में पूछा था कि ये आदिवासियों का प्रमुख नर्तकों को गौरीय नृत्य और फागुन मास के अंदर, ये दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, इसका अपन अगले वीडियो के अंदर डिस्कस। कालीबाई दोस्तों ये स्वतंत्रता सेनानी थी और जो
रास्तापाल के अंदर हुआ जो कांड, उसके अंदर ये प्रमुख रूप से महिला भाग लेने वाली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बागड़ी प्रथा, इससे बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये प्रमुख रूप से बोली जाती है दोस्तों भीलों की एक प्रमुख रूप से बोली है, और गुजराती हिंदी, और जो बिगड़ा स्वरूप है गुजराती और हिंदी का, इसलिए यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में प्रमुख रूप से बोली जाती है बागड़ी बोली। अगला है अल्लाह जिल्लाई बाई, जो कि प्रमुख रूप से किसके लिए जानी जाती है दोस्तों? मांड गायकी के लिए जानी जाती है। इनका जन्म 1902 के अंदर बीकानेर में हुआ, और उन्हें राजस्थान की मरु कोकिला और 1982 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है दोस्तों। इन्हें पद्मश्री जो राष्ट्रीय अवार्ड है उसे सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है अधोतन सूरी के बारे में बताना है। 778 ईस्वी के अंदर जो ये जालौर के रहने वाले अधोतन सूरी, इन्होंने रचना की थी जो कवलिमाला है उनका नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में उन्होंने समय राजस्थान के जो सांस्कृतिक जीवन और उत्कृष्ट का वर्णन किया था। कौन सी रचना है दोस्तों? कवलिमाला। तो ये अधोतन सूरी की प्रमुख रूप से कृति है। अगला 2016 के अंदर जो क्वेश्चन बने उनको डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें पहला आया था दोस्तों गोसुंडी का जो अभिलेख है उसके क्या महत्व है। ये नगरी चित्तौड़ से प्राप्त हुआ था यह शिलालेख अभिलेख, और इसका अद्वितीय महत्व इसलिए है कि ये पूर्व में भागवत धर्म के प्रचार और संस्करण और वासुदेव की मान्यता और अश्वमेघ यज्ञ के जो प्रचलन था उसके बारे में जानकारी देता है। एकमात्र ऐसा राजस्थान का जो गोसुंडी अभिलेख है जो अश्वमेघ यज्ञ के बारे में जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2016 के अंदर आया था, और ये 50 वर्ड के अंदर था। रणथंभौर जो दुर्ग है उसकी स्थापत्य कला के बारे में विवरण देना था। तो दोस्तों ये दुर्ग निर्माण ऊंची चौड़ी पहाड़ियों पर हुआ था इसका, और दुर्गों की जो प्रमुख विशेषता क्या है इसकी? सुदृढ़ प्राचीर है, विशाल परकोटा है, अभेद बुर्ज है, और दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई है। दुर्ग के भीतर शस्त्रागार की व्यवस्था है, और जलाशय की व्यवस्था, मंदिर निर्माण, अन्न भंडार और गुप्त प्रवेश द्वार, और जो सुरंग है वो निर्मम, राज प्रसाद और सैनिकों के विश्राम गृह की व्यवस्था इस दुर्ग की प्रमुख स्थापत्य कला की विशेषता है। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट जो राजस्थान का दुर्ग है उसके बारे में ये प्रमुख विशेषता पाई जाती है। राजस्थानी चित्रकला में बूंदी और किशनगढ़ शैलियों की समानता और भिन्नता को रेखांकित कीजिए। तो ये दोस्तों 50 वर्ड के अंदर चित्रकला जो कि बूंदी और किशनगढ़ शैलियों के प्राकृतिक दृश्यों एवं झीलों, पशु पक्षी, पहाड़ आदि का समावेश मिलता है। इन दोनों शैलियों में कृष्ण भगवान के चित्रों की बहुलता पाई जाती है। और भिन्नता क्या है कि जैसे किशनगढ़ शैली में प्रमुख रंगों में जैसे गुलाबी, सलेटी और सुंदरी रंगों का प्रयोग होता है, उसी तरह जो बूंदी शैली है उसके अंदर नारंगी और हरे रंगों का प्रयोग होता है। किशनगढ़ शैली में नारी सौंदर्य को उसके जो लावण्यता पर जोर दिया गया है, जबकि बूंदी शैली के अंदर शिकार और आखेट के चित्रों को प्रधानता दी गई है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में जो प्रजामंडल है उसके आंदोलन में प्रमुख मूलभूत विशेषताओं के बारे में बताइए। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, शेष भारत के अनुरूप राजस्थान में भी अंग्रेज निरंकुश की जो अत्याचारी सामंतों के प्रति असंतोष व्याप्त था, और उनके असंतोष के रूप में मूर्त रूप देने वाले संगठन की आवश्यकता थी। और 1938 के अंदर हीरापुर कांग्रेस अधिवेशन के अंदर जो रियासती जनता है को भी अपने अपने राज्य में संगठन का निर्माण करने के लिए अपने अधिकारों के लिए आंदोलन के लिए छूट दे दी गई। परिणाम स्वरूप राजस्थान में भी विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से क्या हुआ कि राजस्थान जो रियासतें थी उनमें आंदोलन मुख्य संस्था के नेतृत्व में लड़ा जाने लगा। और जो प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य प्रमुख रूप से
रियासती कुशासन को समाप्त करना और एक उत्तरदायित्व शासन की स्थापना कर जो प्रजा के प्रति क्या करे, उत्तरदायी हो। तो ये राजस्थान प्रजामंडल की मूलभूत विशेषताओं की थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे हमारा कंटेंट तो चैनल को दोस्तों के शेयर जरूर करें। और प्रजामंडल नेताओं में जो कठोर संघर्ष करना पड़ा और यातनाएं भी सहनी पड़ी, और दोस्तों कारावास में रहना पड़ा, परिवार के बाहरी संकट का सामना भी करना पड़ा। और जो प्रजामंडल में जो राजस्थान की विभिन्न रियासतें हैं वह राष्ट्रीय आंदोलन में हलचल हुई। जयपुर प्रजामंडल का नेतृत्व जमनालाल बजाज ने किया और जो हीरालाल शास्त्री इनके दिग्गज नेता के रूप में, जबकि जोधपुर के जो थे जयनारायण व्यास के मार्गदर्शन में उत्तरदायी प्रजामंडल की स्थापना हुई। और वहीं सिरोही में गोकुलबाई भट्ट नेतृत्व में थे। इसी प्रकार राजस्थान की विभिन्न जो रियासतें ही उनका प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। दोस्तों ये इंग्लिश के अंदर दिया गया है। 2013 के अंदर जो क्वेश्चन आए उनको देखेंगे अभी 1 बाय 1। देखिए दोस्तों, नाथ द्वारा शैली के बारे में बताइए, उनकी 2 प्रमुख विशेषता के बारे में, जो कि 15 वर्ड के अंदर पूछा गया। मेवाड़ के जो राजा राज सिंह थे उनके समय काल में यह विकसित हुई थी और जो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव इसमें देखा गया। कृष्ण की लीलाओं का इसमें चित्रण था। कपड़े व दीवार पर केले के पेड़ों का चित्रण सबसे ज़्यादा इस शैली के अंदर द्वारा चित्रकला के अंदर देखा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रणथंभौर जो दुर्ग है उसके सैन्य महत्व को समझाइए। तो अरावली की जो पर्वतमाला है उसमें स्थित यह प्रमुख रूप जंगलों से घिरा हुआ होने के कारण ये दिखाई नहीं देता है, इसे गिरिवन कहा जाता है। और दक्षिणी भारत के रास्ते स्थित होने की वजह से ये दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के इसका खास महत्व रहा। इल्तुतमिश, जलालुद्दीन आदि शासकों ने इसकी विजय में असफल कोशिश की। और जो अब्दुल फजल ने इससे कहता है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं और ये क्या है, एक वक्तबंद दुर्ग है। ऐसा विशेषता किसने दी थी, अब्दुल फजल ने दी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल के बारे में जो विशेषता है, भारत छोड़ो आंदोलन की जो के प्रति दृष्टिकोण बताइए। तो इस प्रजामंडल का गठन कब हुआ था, 1931 में हुआ और इसके नेतृत्व में हुआ, ये कपूर चंद पटानी के नेतृत्व में हुआ था। जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ और इसके अनुसार प्रजामंडल भारत के आंदोलन में भाग लेना नहीं लेगा इसमें और अंग्रेजों की मदद करेगा। इसके खिलाफ आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ और इस समझौते के खिलाफ आवाज़ उठाई गई और आंदोलन में भाग लेने की बात कही गई। दोस्तों जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था वो राजा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच हुआ और उन्होंने कहा कि आप जो आंदोलन है उसके अंदर भाग नहीं लेंगे। इसलिए हीरालाल शास्त्री के द्वारा जो आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया और इसके अंदर जो प्रमुख नेता और भी थे और जो समझौते के खिलाफ आवाज़ उठाई और आंदोलन में भाग लेने की बात कही। ऐसा जयपुर प्रजामंडल का अंदर इसका प्रमुख योगदान था। अगला क्वेश्चन पूछा अपना, राजस्थान में जो मेले हैं, त्यौहार है, प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। तो राजस्थान में मेलों में त्योहारों की अनूठी विशेषता है। आयोजन में सभी धर्मों का अनुयायी अतिरिक्त सभी वर्ग जो जातीय सहर्ष भाग के लिए मेले में विश्व मानचित्र पर अपना स्थान रखते हैं, क्योंकि इन मेलों का त्योहारों की विशेषता संक्षिप्त वर्णन इसके अंदर देखिए। सांप्रदायिक सद्भाव में राज्य में सबसे बड़ा योगदान है। रामदेव जी का मेला जो रोनिचा में बढ़ता है भाद्र शुक्ल द्वितीया को बढ़ता है और मारवाड़ का कुंभ भी इसे कहा जाता है। तो ये दोस्तों मेलों और त्योहारों की प्रमुख विशेषता 100 वर्ड के अंदर यह आया हुआ था। 2013 के अंदर आया था। तो और देखिए कपिल मुनि का जो मेला बढ़ता है बीकानेर के अंदर, हिंदू सिख सद्भाव का मेला बीकानेर का सबसे प्रसिद्ध मेला है। पुष्कर मेला जो कि अजमेर में कार्तिक शुक्ल एकादशी को बढ़ता है, सबसे रंगीन मेला है। और मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है इसे। और सहवाह जो चूरू में कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, जो राज्य में
सिखों का सबसे बड़ा मेला है। कोटा का जो दशहरा मेला है वो व्रत स्वरूप में संपूर्ण उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। महावीर जी का जो मेला है करौली के अंदर, वो चित्र शुक्ल त्रयोदशी को वैशाख कृष्ण द्वितीया को पड़ता है। इस मेले में राजस्थान के जैनियों का सबसे बड़ा योगदान है। और बेणेश्वर में कौन सा, डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को पड़ता है दोस्तों। इसके अंदर प्रमुख रूप से देख के दोस्तों जो वो मेले बढ़ते हैं और उनकी तिथि भी अगर आप मेंशन करें तो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान कर सकते हैं। आदिवासियों के इस मेले में अत्यधिक धार्मिक महत्व होने के कारण यह है आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और जो जोधपुर का जो खेजड़ली शहीद मेला है ये अलग संस्कृति की इसकी है, जो कि भाद्र शुक्ल दशमी को पड़ता है। सीतावाड़ी का बारह में जो सर्वश्रेष्ठ अमावस्या को पड़ता है, इसे सहारिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। अलवर में जो भाद्र शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को यह मेला बढ़ता है। ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती की जो दरगाह कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है, और उसका अलग महत्व है दोस्तों। 1 रजब से 6 रजब तक ये अजमेर में लगता है और सांप्रदायिक सद्भाव का एकदम प्रतीक माना जाता है। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय श्रीक्त होते हैं। और सावन में जो तीज त्यौहार आगमन होता है और जयपुर में तीज माता की सवारी देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। और पूरे भारत में मनाए जाने वाला जो रक्षाबंधन का त्यौहार है धूमधाम से ये भी राजस्थान में मनाया जाता है। दशहरा जो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए प्रतीक रूप में माना जाता है। करवा चौथ के दिन सुहागिनी स्त्रियां और रात में जो चंद्र उदय पर चंद्रमा की धैर्य भोजन करती है। होली के रंगों का त्यौहार भाद्र, यह भक्त प्रहलाद की स्मृति में मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बात और ख्यात के बारे में साधारण अंतर बताइए। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, इसके प्रमुख रूप से अंतर बताना है। बात और ख्यात में क्या अंतर होता है, तो बात के बारे में पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों। किसी व्यक्ति, जाति, घटना और प्रसंग का संक्षिप्त इतिहास तो बात कहलाता है। बात में रीत, धर्म, नीति, वीरता, प्रेम, हास्य, राजा की प्रजा और देवी देवता, करुणा, ठग, चोरी, भूत प्रेत, आदर्श, डाकू, यथार्थ, कला आदि संबंधित में लिखी जाती है यह है बात। और कुछ प्रसिद्ध बातों के बारे में आप विवरण दे सकते हैं इसके अंदर। देखिए दोस्तों, उमा भटियाणी री बात, मुम्मल महदरी बात, और जसमा ओढ़नी री बात, चौबोलेरी री बात, राजकुमार और कुतुबदी री बात, राजा भोज और माघ पंडित और डोकरी री बात, ये प्रमुख क्या है बातों का उदाहरण है। राजभोज और खाफिर चोरी की बात, और संपना चारनी री बात, फोपना री बात, और फलक दरियावादी री बात, चंदन और मिलिया री गिरी बात। इस बात में मूल्यांकन करने में स्पष्ट होकर कि राजस्थान साहित्य एवं इतिहास में बात का महत्वपूर्ण योगदान है और महत्वपूर्ण ये जो उदाहरण के रूप में बातें भी लिखी गई हैं। अगला देखिए दोस्तों, खाद के बाद जो ख्यात है उसके बारे में, इसका अलग महत्व है क्योंकि ख्यात सामान्य का अर्थ होता है इसका जो को प्रतिपादित करना होता है। राजस्थानी साहित्य का यह ग्रंथ है। तत्कालीन शासकों ने अपनी मान मर्यादा एवं वंशावली के चित्रण हेतु करवाई। ख्यात कहलाती है देश के राजा अपने आन बान शान और मर्यादा के इतिहास के चित्रण में किया। और राजस्थान की जो अधिकांश ख्यात है कि रचना गद्य वाक्य में, गद्य भाग में की गई है। और ख्यात के रचनाकार का उद्देश्य होता है कि आश्रयदाता दैनिक जीवन की घटनाओं का वर्णन करना होता है। ख्यात के साहित्य में कुछ कमियां भी दिखाई देती है, जैसे ख्यातों में अंकित कुछ तिथियां सही न होना, विवरण तिथियां क्रमानुसार न होना, व्यक्ति, स्थानों, नाम, शुद्धता एवं जो विशेष ध्यान न देना, और नैन सिद्धि ख्यात के अलावा द्वारा ऐतिहासिक स्रोतों का उल्लेख न करना, ये प्रमुख रूप से क्या है। इसके अलावा जो ख्यात साहित्य की जो अति योक्त और पक्षतापूर्ण वर्णन, जिसे कुछ दोष भी इसके अंदर व्याप्त है ख्यात के अंदर। इन दोषों के होते हुए भी ख्यातों का सांस्कृतिक
और ऐतिहासिक महत्व किस प्रकार से कम नहीं है, समस्त ख्यातों में सबसे महत्वपूर्ण है। मोहम्मद नैनसिरी ख्यात प्रसिद्ध ख्यातों में से एक है और ये दो प्रकार में रचित होती है, गद्य और पद्य में। प्रमुख रूप से जो गद्य में अधिकतर ख्यातें रचना की गई है, इसमें लगातार संलग्न इतिहास हो। दयालदासरी की जो ख्यात है वो अलग अलग बातों का संग्रह है, जैसे नैनसिरी ख्यात में किशनगढ़गिरी ख्यात, भटियारोड़ी ख्यात, मुंडियारी ख्यात, कविराज री ख्यात, जोधपुरी राज्य री ख्यात और कविराज री ख्यात आदि महत्वपूर्ण ख्यातों की जानकारी उपलब्ध करानी। अतः हम कह सकते हैं कि बात और ख्यात में राजस्थानी साहित्य को एवं उद्देश्य में दो प्रमुख भूमिकाएं विद्याएं हैं। बात संक्षिप्त में इतिहास होता है, जबकि ख्यात विस्तृत इतिहास होता है। तो एक विस्तृत विवरण अपन इसमें दे सकते हैं। अगला है अपना 2018 के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए आरएस मेंस में कला और संस्कृति के, उनको डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, डूंगर जी जावड़ जी कौन थे? तो ये दे दोस्तों प्रमुख रूप से जो क्रांतिकारी थे और हमेशा कड़ा इन्हें प्रतिरोध भी झेलना पड़ा। तो सिक्कर के जो पाटोदा के अंदर डूंगर जी जवाहर सिंह के नाम से महान क्रांतिकारियों में गिना जाता है। इन्होंने शेखावाटी के जो क्षेत्र है उनमें अंग्रेजी विरोधी आंदोलन का शंखनाद कर सभी जातियों तथा वर्गों में आंदोलन की चिंगारी जलाई और ठाकुर जवाहर सिंह के ये डूंगर सिंह के चचेरे भाई भी थे। इन्होंने क्या किया कि दोस्तों जो दल बनाया और अंग्रेजों की छावनियों को लूटना प्रारंभ किया, इनके नुकसान पहुंचाना शुरू किया। डूंगर जी जावर जी एवं उनके साथियों ने रामगढ़ के सेठों को काफिला लूटकर उन पर गरीबों में धन बांट दिया और सेठों ने अंग्रेजों की रक्षा के लिए फरियाद की। इस पर अंग्रेजों ने डूंगर जी जावर जी को भैरव सिंह को लालच देकर पकड़वा दिया। तो ये दोस्तों, और उनके बाद उनको फांसी दे दी गई। डूंगर जी जावर जी के बारे में 2018 के अंदर पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मलेला जो टेराकोटा वस्तुओं के प्रयुक्त विधि का वर्णन कीजिए। ये दोस्तों एग्जाम्पल है, फोटो में आप देख सकते हैं कि टेराकोटिया मूर्तियाँ हैं जो कि पक्की ईंटों की बनी होती है। इनका उपयोग संदर्भित कांसे की मूर्तियों का निर्माण, मूर्तियों की तुलना में टेराकोटे की संख्या कम होती है, आकार में रूप में बद्दी होती है। इन्हें पिचिंग विधि का उपयोग करके बनाया जाता है और अधिकांश गुजरात की कालीबंगा स्थलों पर मिली है। गुजरात और कालीबंगा स्थलों पर मिली है यह प्रमुख रूप से टेराकोटा मूर्तियाँ। टेराकोटा का खिलौनियाँ, पशुओं की मूर्तियाँ, लघु गाड़ियाँ एवं पहिए आदि का बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मार्त देवी सींग वाले देवताओं का मुकुट्टा भी इसमें यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन था 2018 के अंदर पूछा हुआ प्रमुख जो सभ्यता है, बागोर सभ्यता, कालीबंगा और आहार सभ्यता के बारे में। तो पहली है दोस्तों बागोर सभ्यता, जो कि बागोर राजस्थान के जो भीलवाड़ा के निकट कोठारी की नदी के किनारे प्रागैतिहासिक आवास स्थल है। यहाँ के जो पाषाण काल में 5 मानव कंकाल मिले और जिन्हें सुनियोजित ढंग से दफनाया गया। बनास की सभ्यता में उल्लेख स्थल है तो पाषाण युग सर्वाधिक सामग्री उपलब्ध हुई। तो ये बागोर सभ्यता के बारे में अपन ने डिस्कस किया। अगली कालीबंगा, जिसके अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर ऐतिहासिक स्थल है और कालीबंगा का एक छोटा नगर था। यह दुर्ग, यहाँ एक दुर्ग मिला और जो प्राचीन ताप्ती और सरस्वती नदी को वर्तमान में जिसे गग्गर नदी कहा जाता है। सैंधव सभ्यता की जो प्राचीन कालीबंगा सभ्यता है पल्लवी और पुष्पित हुई और 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। वर्ष 1952 के अंदर अलमनंदा घोष ने इसकी खोज की और बीबी लाल थापर ने 1961 में 59 तक इसमें खुतनखारिये भी चलाया। प्रमाण इसमें क्या क्या मिले, जैसे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, लकड़ी की नालियाँ मिली और पशु बलि की साक्ष्य मिले। जो कच्चे मकानों में अधिक अवशेष मिले, खोपड़ी सले चिकित्सा प्रमाण मिले, चित्रित ईंट और घरों में कुएं के आकार के मिले। दोस्तों प्रमुख रूप से इसमें देख के दोस्तों जोते हुए खेत के जो विश्व में पहली बार यहीं मिले थे। तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट होती है कालीबंगा, जिसका होता है काली चूड़ियों का अर्थ। ये दोस्तों प्रमुख रूप से एग्जाम्पल हैं। अगली जो सभ्यता थी आहार सभ्यता, ये गोपीनाथ
सभ्यता के काल में 1900 ईस्वी के अंदर 1200 ईस्वी के अंदर माना जाता है इसका कार्यकाल गोपी शर्मा के द्वारा। और जो कार्बन 14 के अनुसार पद्धति के अनुसार इसका आकलन किया गया कि 2000 से 1200 ईस्वी पूर्व के मध्य माना गया। बर्तन मर्द बाण डिजाइन के आधार पर 2200 और 2000 ईस्वा पूर्व से 1000 ईस्वा पूर्व आहड़वासियों का संबंध ईरान से था और ये स्फटिक पत्थरों का प्रयोग कर औजारों के उपकरणों पर आधारित है। इसमें ताम्र और कांस्य की लोहे उपकरण के आधार पर है। मर्द बाण से संबंधित सामग्री मिट्टी काले मुलायम पत्थरों से निर्मित भवनों का आधार पर है। आहड़ संस्कृति पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति। यहाँ के निवासी भवन निर्माण के दौरान नींव में पत्थर डालकर भवनों का निर्माण करते थे। आहड़ सभ्यता में 45 फुट लंबे भवन के अवशेष प्राप्त हुए और मकानों में औसतन कितने चूल्हे मिले, 2 या 3 चूल्हे मिले और मकान के जो 6 चूल्हे भी मिले हैं। यहाँ पे मानव की हथेली की छाप मिली यहाँ पे। और आहड़ भवनों में रसोइयों में अनेक सिलबट्टे भी मिले। आहड़ के जो भवन का जो साइज था वो 4x3 का एक सिलबट्टा मिला भवन के एक भवन से, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों आहड़ सभ्यता। अगली जो अपना क्वेश्चन है राजस्थान में जो जागीरदारी क्षेत्रों में कृषक आंदोलन में असंतोष के प्रमुख जो कारण थे उनकी विवेचना कीजिए कि कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था। तो मुख्य रूप से जनसंख्या के एक बड़े भाग को कृषि पर निर्भर होना था और 18वीं शताब्दी में कृषि भूमि की कमी नहीं थी, इसलिए सामंतों का भय बनता रहा। और आज यदि किसान जागीरी को छोड़कर अन्यत्र चले गए, कृषि का कार्य के स्थान पर अन्य व्यवसाय अपनाने लगे तो उन्हें भारी आर्थिक हो सकती थी। इसलिए बिजोलिया किसान आंदोलन प्रमुख किसानों का आंदोलन पर चलाए गए। इसमें जो कि 84 दमनकारी जो लाग बाग थे उनको बेगा लाटा कुत्ता चौरी प्रमुख रूप से जो दमनकारी कर थे लगाए गए किसानों पर, इसलिए प्रमुख रूप से ये आंदोलन जो कृषकों में असंतोष उत्पन्न हुआ। अगला है दोस्तों 2021 के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है रावण हत्या क्या है। तो ये इस एक प्रकार का धनुष की जो जैसे मड़ी हुई लगभग 1.5-2 इंच के व्यास की बांस में बनाया जाता है और अधकटी सूखी हुई नारियल की पत्ती के खोल पर बनाया जाता है और ये सांप की केंचुई मड़ कर इसे 4 संख्या तार इसमें और बांस इसमें लगभग बांधे जाते हैं। और राजस्थान में एक लोक वाद्य यंत्र है। पौराणिक साहित्य और हिंदू परंपरा में इसका मान्यता है। और 3000 ईस्वा पूर्व में जो राजा लंका के राजा रावण ने इसका आविष्कार किया था ऐसा माना जाता है। ये दोस्तों इसके बारे में विवेचना देनी थी 15 वर्ड के अंदर। अगला क्वेश्चन है अपना 2021 के अंदर, ये देखिए दोस्तों इस प्रकार के जो चित्र है और इस ऐसे रखकर इसको बजाया भी जाता है। जो सिरोही का एकीकृत किस प्रकार से हुआ उसका विवरण देखिए दोस्तों। 2021 से संबंधित जो RS मेंस के जो क्वेश्चन आए थे दोस्तों, ये प्रमुख 1 से 3 जो भी पेपर हुए थे उनके डिस्कशन अपने चैनल पर उपलब्ध हैं पूरे 1 बाय 1 क्वेश्चनों का, तो आप हमारे चैनल पर उसको देख सकते हैं। लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एकीकृत राजस्थान में सिरोही के विले के संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो गोकुल भाई भट्ट जो कि राजस्थान में विले का महत्वपूर्ण योगदान था। आबू दिलवाड़ा को छोड़कर 6 चरणों में 26 फरवरी 1950 के करौली एक हिस्सा था जो सिरोही का एक हिस्सा था और राजस्थान संघ में एकीकृत किया गया। फजल अली आयोग की सिफारिश से 7वें चरण में जो आबू को अफजल अली आयोग की सिफारिश 7वें चरण में दिलवाड़ा आबू को 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में शामिल किया गया। और केंद्र शासित प्रदेश जो कि अजमेर मेरवाड़ा मंदसौर का सोनेली टप्पा क्षेत्र राजस्थान में एकीकृत किया गया। इस चरण में झालावाड़ का जो सिरोज उपखंड है वो मध्य प्रदेश में एकीकृत किया गया। तो 15 के वर्ड के अंदर दोस्तों दिया गया था, इसका आंसर देना था। अगला राजस्थान में जो बेगू किसान आंदोलन है उसके आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए दोस्तों। अभी तक आपने देखा होगा अपन ने 2008 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उनके अंदर जो हिस्ट्री का जो पार्ट है उसका बहुत ही वेटेज इसके अंदर देखा गया है। और देखिए दोस्तों प्रमुख जो आंदोलन हैं और जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके बारे में अधिकतर पूछा ही जाता है।
तो राजस्थान में बेंगू किसान आंदोलन की आलोचनात्मक विवरण देखिए दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन चित्तौड़ के सन 1921 के अंदर आरंभ हुआ। इसकी शुरुआत बेगार प्रथा के विरोध के रूप में हुई। आंदोलन की शुरुआत राम नारायण चौधरी के बाद इसकी बागडोर विजय सिंह फतिंग ने संभाली। और बेंगू के जो ठाकुर अनूप सिंह थे 1922 में उन्हें राम सेवा संघ के जो राम नारायण चौधरी के मध्य एक समझौता हुआ और जो बेल्स्ट्रिक समझौता की संज्ञा दी गई। यह संज्ञा किसान आंदोलन के जो प्रस्ताव ट्रेंच आयोग ने दी थी। तो ये प्रमुख रूप से बेंगू किसान आंदोलन। और जो 13 जुलाई 2019 में गोविंदपुरा गांव में किसानों पर सम्मेलन में सेना के द्वारा किसानों के गोले चलाई गई। इसमें जो रूपाजी करपाजी 2 किसान वो शहीद हुए और बेगार प्रथा का समाप्त किया गया। इस पनोरमा में किसान आंदोलन के शहीद रूपाजी करपाजी को जीवनी चरित्र और उनका आंदोलन सक्रिय भूमिका प्रस्तुत किया। राजस्थान के जो शास्त्रीय साहित्य में चारण साहित्य का किस प्रकार की महत्ता है उसके बारे में आंसर देखिए दोस्तों। चारण साहित्य की महत्ता राजस्थान साहित्य में एक निर्माण में सर्वाधिक योगदान चारण जाति का रहा। इस जाति में जीवन मुख्य रूप से साहित्य सेवा का रचना करना और आज भी इसका प्रमुख उद्देश्य दृढ़ है। एक एक से उत्तम कवि उत्तम इसके चारण साहित्य के अंदर हुए और उन मृत्यु उनके व्यापारियों रात दिन साहित्य के साधना और कर कायरों का उत्साह मंत्र फूंका और जो निष्प्राण अपनी आजस्वी वाणी के अनुसार संजीवनी बूटी के पुराणों का संचार किया। कहना होगा कि इसलिए साहित्य समग्र हिंदू साहित्य के एक अपूर्ण देन है। तो ये दोस्तों अपनी लैंग्वेज के अनुसार आप इसको क्वेश्चन को और भी बड़ा कर सकते थे, क्योंकि जो आरएस की एग्ज़ाम होती है उसके अंदर जो 15 वर्ड है और 50 वर्ड के क्वेश्चन आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि 100 वर्ड के क्वेश्चन आप आराम से लिख सकते हैं। अगर आपको 15 और 50 वर्ड के अंदर क्वेश्चन देना इजी लगता है तो आपको उसकी तैयारी बेहतर करनी चाहिए। और जो हमारे चैनल पर भी उपलब्ध प्रैक्टिस कराई जाती है उसको भी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। 15 और जो 15 वर्ड और 50 वर्ड के अंदर जो क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।